हेलो स्टूडेंट, मैं आपका शिक्षक मित्र आपका आपके यूट्यूब चैनल जिसका नाम लर्न एंड ग्रो है, मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का वीडियो कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में जो है ये दिनकर शर्मा जो व्याख्याता है जीव विज्ञान के महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय इंग्लिश मीडियम नवीन विद्याधर नगर जयपुर के हैं। इन्होंने 10वीं बोर्ड परीक्षा तैयारी के कुछ टिप्स आपको दिए हैं और उन टिप्स पर आधारित ये है जो कि मुझे लगा कि ये सभी जो हैं बच्चों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकते हैं, उन्हें बताना बहुत ही आवश्यक है। तो इसीलिए इस पर जो है ये वीडियो बनाया जा रहा है। देखिए, इसमें अति आवश्यक बात इन्होंने जो बताई है वो बताई है पाठ्य पुस्तक में प्रत्येक पाठ का गहनता से अध्ययन करें। बिल्कुल सभी पाठों के महत्वपूर्ण चित्रों का अभ्यास करें। इस सत्र में कक्षा 10 में विज्ञान विषय में बोर्ड परीक्षा में 5 तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे। वस्तुनिष्ठ प्रश्न आएंगे, अति लघुत्तरात्मक प्रश्न आएंगे, लघुत्तरात्मक प्रश्न आएंगे, दीर्घोत्तरीय प्रश्न आएंगे और कुछ निबंधात्मक प्रश्न आएंगे। जैसा कि आपका प्रथम अध्याय है उसका नाम है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। इसका कुल अंक भार आपके 6 रहेगा। इसमें दैनिक जीवन में कई घटनाएं विज्ञान को समझने में सहायक होती है, जैसे दूध का फटना, लोहे का पर जंग लगना, सब्जियों के छिलकों, सड़ी गली पत्तियों से गोबर से खाद बनाना, ये सभी रासायनिक और भौतिक परिवर्तन के अंतर्गत आते हैं। ये पाठ आपके रासायनिक अभिक्रियाओं से संबंधित है। रासायनिक अभिक्रियाएं जिसमें अवस्था परिवर्तन होता है, रंग में परिवर्तन होता है, गैस का निकास होता है, तापमान में परिवर्तन होता है। संतुलित रासायनिक समीकरण, शब्दों की जगह रासायनिक सूत्र का उपयोग करेंगे। जैसे ये कॉपर है, Cu+O2 है, जब इसको ताप करेंगे तो CuO हो जाएगा, उत्पाद बन जाएगा। ये जो क्रिया में भाग लेते हैं उन्हें हम क्रियाकारक कहते हैं या अभिकारक कहते हैं। कॉपर और ऑक्सीजन जो कि क्रिया में भाग ले रहे हैं तो ये अभिकारक हैं, और जब ये मिलेंगे तो कॉपर ऑक्साइड बन गया और ये उत्पाद होता है। अब रासायनिक अभिक्रिया का महत्व क्या होता है वो यहाँ बताया गया है। उत्पाद तत्वों का कुल द्रव्यमान अभिकारक तत्वों के कुल द्रव्यमान के बराबर होना चाहिए। नीचे इन्होंने रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार बताई हैं। संयोजन अभिक्रिया जिसका तात्पर्य होता है जुड़ना। जैसे यहाँ पर जो है H2 और O2 दोनों जुड़े तो यहाँ H2O पानी का निर्माण हो गया। यहाँ पर H2 और O2 ये दोनों क्रियाकारक हैं और इनसे बना हुआ उत्पाद H2O ये क्रियाफल हो गया। वियोजन अभिक्रिया जिसका मतलब होता है पृथक होना, FeSO4 है ये क्रियाकारक है, और यहाँ पर इसको जब हम गर्म करेंगे तो इससे 3 उत्पाद बने, Fe2O3 प्लस SO2 और SO3। इस तरीके से ये वियोजन अभिक्रिया हो गई। विस्थापन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया का मतलब होता है एक को हटा करके उसके स्थान पर आना, अर्थात एक अणु को हटा करके दूसरे अणु का उसके स्थान पर जुड़ना। यहाँ पर इसका उदाहरण दे दिया Na2SO4 और BaCl2। यहाँ पर Na2SO4 जो है इसमें Na2 के स्थान पर Ba जुड़ गया तो हमारा जो नया उत्पाद बन गया वो BaSO4 बन गया और NaCl बन गया। चौथी अभिक्रिया हमारी उपचयन और ऑक्सीकरण अर्थात ऑक्सीकरण है। उपचयन जिसे हम ऑक्सीकरण भी कहते हैं, अर्थात ऑक्सीजन का जुड़ना। पांचवी अभिक्रिया हमारी अपचयन है, ऑक्सीजन का ह्रास होना, जिसमें ऑक्सीजन हटती है तो यहाँ पर जो है ZnO हो गया। ZnO से जब करेंगे तो जिंक से जो ZnO से ऑक्सीजन हट जाएगी, तो इस तरीके से ये अपचयन अभिक्रिया हो गई। छठी अभिक्रिया हमारी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया हो गई। 2 तरह की अभिक्रियाएं होती है, ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में ऊष्मा का उत्सर्जन होता है, जैसा कि नीचे अभिक्रिया दी गई है। ऊष्माशोषी अभिक्रिया होती है जिसमें ऊष्मा का अवशोषण होता है। ये सभी बातें जो हैं बिल्कुल शॉर्ट में इन्होंने बताई हैं, तो आप भी जो हैं शॉर्ट में ही इन चीज़ों को तैयार कर लें। इसको एक बार जो है परीक्षा के आसपास जो है इसको शॉर्ट में तैयार करके जाएं। इसी प्रकार से जो है आपके दैनिक जीवन में उपचयन का ये इधर प्रभाव दिखाया जा रहा है। संक्षारण, जब कोई धातु अपने आसपास अम्ल, सांद्रता, वायु, नमी इनके संपर्क में आती है तो उसमें जंग लग जाती है, इसे हम संक्षारण कहते हैं। जैसे चांदी के ऊपर एक काली परत बन जाती है, तांबे के ऊपर हरी परत बन जाती है, लोहे के ऊपर भूरी परत बन जाती है, तो ये सभी हैं उसके जंग के प्रकार होते हैं। दूसरा है विकृत गंधिता। तेलीय खाद्य पदार्थ लंबे समय तक अगर रख देते हैं तो उनमें एक दुर्गंध उत्पन्न हो जाती है, जिसे हम विकृत गंधिता कहते हैं।
इसे रोकने हेतु जो है इसको जो है ऑक्सीजन गैस को हटा करके नाइट्रोजन गैस का उपयोग करते हैं। देखिए विकृत गंधिता को रोकने के लिए जो आप देखते हैं आपके जो चिप्स के पैकेट आते हैं या कुरकुरे के पैकेट आते हैं, तो उन्हें लंबे समय तक भी अगर वो रखे रहते हैं तो उनमें दुर्गंध नहीं होती है। उसका कारण ये होता है कि उसमें ऑक्सीजन गैस नहीं होती है, ऑक्सीजन के स्थान पर उसमें नाइट्रोजन गैस भरी होती है, और नाइट्रोजन गैस अक्रिय गैस होने के कारण वो उससे क्रिया नहीं करती है, और इसमें जो है दुर्गंध या वो चीज़ जो खाद्य पदार्थ है वो खराब नहीं होता है, उसमें दुर्गंध नहीं होता, अर्थात विकृत गंधिता नहीं होती है। अब इस पाठ में उन्होंने जो है निम्नलिखित बिंदुओं को विशेष रूप से पढ़ने के लिए कहा गया है। कौन कौन सी चीज़? एक तो रासायनिक समीकरण को संतुलित करना, जो हिट एंड ट्रायल विधि है उसके द्वारा, वह अभिक्रिया जिसका प्रयोग श्याम श्वेत फोटोग्राफी में किया जाता है, द्विविस्थापन अभिक्रिया का जो है जो श्वेत अवक्षेप का निर्माण होता है, जो कि AgNO3 और AgNO3 और नमक को मिला करके करते हैं, जिसमें AgCl का श्वेत अवक्षेप बनता है, वो अभिक्रिया हो गई। कार्बोनेट और धातु कार्बोनेट की अम्ल के साथ अभिक्रिया, ये इन्होंने विशेष रूप से कहा है कि आप इन चीज़ों को विशेष रूप से देख करके जाएं। अब बात करते हैं अब चैप्टर नंबर 2 की। चैप्टर नंबर 2 जो है अम्ल, क्षार और लवण है। ये आपके कुल अंक भार ये 7 है इसका। अब यहाँ पर अम्ल और क्षार में अंतर बताया गया। देखिए अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं और क्षार स्वाद में कड़वे होते हैं। अम्ल नीले लिटमस को लाल कर देते हैं, तो क्षार जो है उल्टा करेंगे, लाल लिटमस को नीला कर देते हैं। अम्ल जो है जलीय विलयन में H धनायन देते हैं, तो क्षार H धनायन में OH ऋणायन देते हैं। इस तरीके से अम्लों के उदाहरण हो गया HCl, HNO3, H2SO4, CH3COOH जिसको एसिटिक अम्ल कहते हैं। क्षार के उदाहरण हो गया NaOH, KOH, NH4OH। इस तरीके से ये क्षार के उदाहरण हैं। सूचक क्या होते हैं? ऐसे पदार्थ जो जलीय विलयन में उपस्थित अम्ल और क्षार की उपस्थिति का संकेत देते हैं, उपस्थिति को रंग परिवर्तन या गंध परिवर्तन द्वारा सूचित करते हैं, उन्हें हम सूचक कहते हैं। यानी सूचक ऐसे पदार्थ होते हैं जो कि हमें अम्ल और क्षार के बारे में जानकारी देते हैं कि कोई पदार्थ अम्ल है या क्षार है, और ये परिवर्तन किस प्रकार, ये जानकारी किस प्रकार से देते हैं, या तो उनके रंग में परिवर्तन हो जाएगा या उनकी गंध में परिवर्तन हो जाएगा। तो रंग और गंध के आधार पर ये मालूम कर लिया जाता है कि ये पदार्थ जो है अम्ल है या क्षार है। लिटमस विलयन जो है बैंगनी रंग का रंजक होता है। देखिए जो लिटमस पत्र बनता है ये 2 तरह का होता है, लाल लिटमस और नीला लिटमस। लाल लिटमस लाल रंग के फूलों के रस से बनता है, और नीला लिटमस जो है बैंगनी रंग के जो फूल हैं उनके रस से बनता है। ठीक है, और लाइकन पौधे से भी निकाला जाता है। अम्ल तथा क्षारक के रासायनिक गुण यहाँ पे दिए गए हैं। देखिए अम्ल अभी बताया था कि अम्ल और क्षार में अंतर, अब यहाँ पर उनके रासायनिक गुण दे रखे हैं। अम्ल जो उसका जलीय विलयन में जो है वो H धनायन देता है। अम्ल और क्षार जब इन दोनों की ही अभिक्रिया, किसी की भी अभिक्रिया जब हम धातु से करवाते हैं तो हाइड्रोजन गैस बनती है, जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ भी है। देखिए दोनों ही अभिक्रिया में, पहला देखिए अम्ल के साथ क्रिया, दूसरा क्षार के साथ क्रिया। दोनों ही अवस्थाओं में जिंक धातु है, लेकिन पहले वो अम्ल से क्रिया कर रही है, तब भी देखिए दूसरी तरफ हाइड्रोजन गैस बन रही है। दूसरा जो है वो NaOH से क्रिया कर रही है, तो दूसरी तरफ हाइड्रोजन गैस बनती है। यानी चाहे अम्ल हो या क्षार हो, जब ये दोनों ही किस धातु के साथ क्रिया करेंगे तो हाइड्रोजन गैस बनती है। दूसरा होता है धातु कार्बोनेट और धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट, यानी जो बाइकार्बोनेट्स होते हैं उनके साथ में जब अम्ल क्रिया करते हैं तो लवण बनता है। यानी कि चाहे धातु कार्बोनेट हो या बाइकार्बोनेट्स हों, जब इनकी अम्ल या क्षार से क्रिया कराएंगे तो दोनों ही अवस्था में जो है लवण बनते हैं। अम्ल और क्षार की आपस में क्रिया, जिसको हम उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं, अम्ल और क्षार जब आपस में क्रिया करेंगे तो लवण और जल बनाते हैं। धातु ऑक्साइड के साथ, धातु ऑक्साइड की जो प्रकृति होती है वो क्षारीय होती है, प्लस अम्ल के साथ जब ये क्रिया करेंगे तो लवण और जल बनता है। देखिए धातु ऑक्साइड होता है जैसे ZN हो गया, जिसे हम जस्ते का फूल कहते हैं, MgO हो गया, ये सब धातु ऑक्साइड होते हैं, और जब इनकी हम अम्ल के साथ क्रिया करेंगे तो ये लवण और जल बनते हैं। अधातु ऑक्साइड की जो होती हैं इनकी प्रकृति अम्लीय होती है, और जब ये क्षार के साथ क्रिया करेंगे तो लवण और जल बनाते हैं। यहाँ ध्यान रखिए धातु ऑक्साइड की प्रकृति क्षारीय होती है, तो वो अम्ल से क्रिया करेंगे तो वहाँ पर जो उदासीनीकरण अभिक्रिया हो जाएगी। देखिए धातु ऑक्साइड क्षार और अम्ल, अब जब इनकी अभिक्रिया होगी तो लवण और जल बनेगा। अधातु ऑक्साइड जो होते हैं वो अम्लीय प्रकृति के होते हैं, जब इनकी क्षार से अभिक्रिया करेंगे तो वही उदासीनीकरण अभिक्रिया हो जाएगी, लवण और जल बनेगा।
अम्ल एवं क्षार की प्रबलता का मापन। देखिए अम्ल और क्षार की प्रबलता का मापन जो होता है पीएच स्केल से किया जाता है। पी जो है इसका सामान्यतः मतलब होता है पुषांश से, पुषांश मतलब शक्ति, अर्थात अम्ल और क्षार की शक्ति का द्योतक होता है ये पीएच स्केल। जब पीएच का मान 0 होता है तो देखिए इसमें पीएच स्केल पर 0 से लगा करके 14 तक अंक होते हैं। जब पीएच 7 होता है तो वो विलयन उदासीन होता है, और 7 से कम जितना भी होता है वो अम्ल होता है। जितना कम होता जाएगा उतना ही अम्ल प्रबल होता चला जाएगा, और 7 से जो ऊपर होते हैं वो क्षार होते हैं। 7 से ऊपर जितना चला जाएगा उतना ही क्षार प्रबल होता चला जाएगा। चींटी का जो डंक होता है या जो नेटल का डंक होता है, ततैया का डंक होता है, उसमें मेथेनोइक अम्ल होता है। देखिए ये सब चीज़ें जो हैं बहुत ही शॉर्ट में हैं, ताकि आप एक बार इसका जो है परीक्षा के आसपास इसका आसानी से पूरी किताब का जो है ये शॉर्ट में रिवीजन कर सकें। प्रबल अम्लों के देखो उदाहरण देखिए, HCl है, HNO3 है, H2SO4 है। ये सभी जब विलयन में डलेंगे तो ये अधिक मात्रा में H धनायन देते हैं, इसलिए ये सभी जो है प्रबल अम्ल हैं। और इन सभी का पीएच का मान जो है, प्रबल अम्लों के जो पीएच का मान होता है वो ज़्यादा होता है, यानी लगभग 4 से कम ही होता है इनका पीएच का मान। दुर्बल अम्ल जो होते हैं वो हैं CH3COOH, और फार्मिक एसिड होता है HCOOH, और ये एक दुर्बल अम्ल होता है। इनके पीएच का मान जो होता है वो लगभग 4 से ऊपर ही होता है। 5 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, 6.5 भी हो सकता है। इसी प्रकार से क्षार भी 2 प्रकार के होते हैं, प्रबल क्षार और दुर्बल क्षार। प्रबल क्षार और दुर्बल क्षार। प्रबल क्षार में हमारे NaOH आता है जो धोने का साबुन होता है, कपड़े धोने का साबुन होता है। KOH जो नहाने का साबुन होता है। और दुर्बल क्षार में NH4OH और MgOH2 होता है। प्रबल क्षार जो होते हैं इनके पीएच का मान जो होता है लगभग 9 से ज़्यादा ही होता है। 9, 10, 11, 12, 13, 14, यानी ये 9 से क्या 10 से ऊपर ही होता है। और जो दुर्बल क्षार होता है इनका पीएच का मान जो होता है वो 7 से ज़्यादा लगा करके और 10 तक होता है। दैनिक जीवन में पीएच का महत्व क्या होता है? देखिए हम मानव शरीर में जो पीएच का मान होता है, हमारे शरीर में जो पीएच का मान होता है वो 7 से 7.8 तक होता है। ये वस्तुनिष्ठ प्रश्नों में आपके आ जाता है कि मानव शरीर के पीएच का मान कितना होता है, तो 7 से लगा करके 7.8 तक होता है, यानी हल्का क्षारीय हो सकता है। अम्लीय वर्षा जो होता है इसका पीएच 5.6 होता है। 5.6 से कम होने पर जो है अम्लीय वर्षा होती है। अम्लीय वर्षा आप जानते हैं कि जो भी गैसें होती हैं, जैसे कि NO2 गैस होती है, सल्फर डाइऑक्साइड SO2 गैस होती हैं, ये फैक्ट्रियों से निकलती हैं, वाहनों के धुएं से निकलती हैं, और ये जब ऊपर चली जाती हैं वहाँ जा कर के ये इकट्ठा हो जाती हैं। और जब बरसात होती है, पहली बरसात होती है, तो पहली बरसात के साथ में ऊपर जा कर के ये यौगिकों का निर्माण कर लेते हैं। जैसे NO2 है तो HNO3 बन जाएगा, ठीक है। और जब ये नीचे और SO2 है तो H2SO4 बन जाता है, ये यानी ये यौगिकों अम्लीय यौगिकों का निर्माण कर लेती हैं। और जब बरसात होती हैं तो ये अम्लीय यौगिकों के साथ नीचे आती हैं, और इस तरीके की जो बरसात होती है उसको हम अम्लीय वर्षा कहते हैं। और इसका पीएच का मान 5.6 से ही कम ही होता है। दंतक्षय भी जो है ये पीएच के कारण होता है। यदि 5.5 से कम पीएच होता है तो हमारा दंतक्षय यानी दांतों का खिरना जिसको हम बोलते हैं वो हो जाता है। दांत जो होते हैं हमारे सेंसिटिव हो जाते हैं, वो दंतक्षय हो जाता है। कोई भी पदार्थ होता है जैसे कि गर्म या ठंडा चीज़ हम खाते हैं तो उसके कारण उसमें जलन वगैरह होने लग जाती है, वो दंतक्षय के कारण ही होती है। जठर रस जो है, जो हमारे आमाशय में जो जठर रस होता है उसका पीएच जो होता है 1.2 होता है। नींबू के रस का पीएच का मान 2.2 होता है। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ एक लाइक का बटन और सब्सक्राइब का बटन अवश्य दबाएं, और वीडियो को आगे शेयर करें, क्योंकि ये विद्वानों द्वारा लिखे गए हैं और विद्वानों द्वारा समझाई गई बातें हैं, तो इस पर आप गौर करें। उन्होंने कुछ आपका अच्छा समझ करके ही ये चीज़ें जो हैं लिखी हैं। साधारण नमक से रसायन, देखिए सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया। अब सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है? क्षार, ठीक है। क्लोर क्षार अभिक्रिया, देखिए क्लोर क्षार अभिक्रिया बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। देखिए साधारण नमक के साथ में इसकी अभिक्रिया कराए देखिए सोडियम क्लोराइड है, ठीक है। सोडियम क्लोराइड जिसको हम नमक कहते हैं, इसका जलीय विलयन हो गया
H2O हो गया, पानी हो गया। जब इसमें हम पानी मिलाएंगे और जब इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो हमारे पास में मिलेगा NaOH, Cl2 और H2, यानी 3 उत्पाद बन गए। चूंकि NaOH क्षार होता है, Cl2 क्लोरीन बन रही है और हाइड्रोजन गैस बन रही है। तो क्लोरीन बन रही है इसलिए इसका नाम क्लोर है, NaOH बन रहा है इसलिए इसका नाम क्षार है। तो इस अभिक्रिया को जो नाम दे दिया जाता है वो दे दिया जाता है क्लोर क्षार अभिक्रिया। विरंजक चूर्ण, विरंजक चूर्ण बहुत ही इंपॉर्टेंट आ जाता है, हर बार लगभग 1 या 2 साल बाद में जरूर आता है। इसका सूत्र आप अच्छे से याद कर दीजिए, CaOCl2। इसका उपयोग जो होता है वस्त्रों आदि के रंग उड़ाने में या पानी को रोगाणु मुक्त करने में किया जाता है। बेकिंग सोडा ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, NaHCO3 इसका सूत्र होता है, जो कि आपका मीठा सोडा होता है, खाने का सोडा होता है, जो कि आप बाटियों में डालते हैं जिससे बाटियाँ फूल जाती हैं, ये उसी का सूत्र है। इसका निर्माण कैसे होता है? नमक लिया, पानी लिया, कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया, इन तीनों चीज़ों को मिलाएंगे तो बेकिंग सोडा का निर्माण और अमोनियम क्लोराइड का निर्माण होता है। अब इसके आगे का जो है वो अगले वीडियो में आपसे शेयर करूंगा, क्योंकि इससे वीडियो आपका बहुत ही बड़ा हो जाएगा। ये इसका पार्ट फर्स्ट है, तो पार्ट सेकंड का जो है आप इंतज़ार करें, कल इसका पार्ट सेकंड डाला जाएगा। धन्यवाद।